टूटा फूटा मकान था जहां अंधेरे के साए। गांव के कोने में एक टूटा फूटा मकान था जहां रामदीन अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। उसकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था और मजबूरी में उसने दूसरी शादी कर ली थी। कमला घर में आते ही सौतेली बेटियों के लिए एक कड़वी सच्चाई बन गई। वह दिन रात उन पर अत्याचार करती, ठीक से खाना नहीं देती और उनसे दिन भर काम करवाती। छोटी सी उम्र में ही वे तीनों मासूम जिंदगी के थपेड़े सहने को मजबूर थी। रामदीन एक सीधा साधा आदमी था, कमजोर और लाचार। वह कमला से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, क्योंकि अगर उसने विरोध किया तो कमला उसे घर से निकाल देने की धमकी देती। बेचारगी के आंसू पीकर वह चुपचाप अपनी बेटियों को कष्ट सहते देखता। बड़ी बेटी राधा सबसे समझदार थी। वह अपनी बहनों सीमा और पूनम को ढांढस बुझाती और माँ के दिए जुल्मों को चुपचाप सह लेती। एक दिन कमला ने हद पार कर दी। उसने तीनों लड़कियों को सजा देने के बहाने खेतों में भेज दिया और कहा कि जब तक पूरा खेत साफ नहीं होगा उन्हें खाना नहीं मिलेगा। दिन भर कड़ी धूप में काम करने के बाद भी जब वे घर लौटीं तो खाने की जगह उन्हें कोनों में बंद कर दिया गया। धीरे धीरे तीनों बहनों को महसूस होने लगा कि यह और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह था कि वे कर भी क्या सकती थीं। उनके पास न कोई सहारा था, न ही कोई चमत्कार होने वाला था। लेकिन फिर एक अजीब घटना घटी। रात के अंधेरे में जब तीनों बहनें भूखी प्यासी बैठी थी, तभी पूनम ने देखा कि आंगन में कोई परछाई सरक रही थी। वह डर के मारे कांपने लगी। राधा और सीमा ने भी उस परछाई को देखा। वह परछाई धीरे धीरे उनके कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। राधा ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ हवा चल रही थी और जमीन पर कुछ अजीब से निशान थे, किसी भारी चीज को घसीटने के निशान। कमला गहरी नींद में थी। रामदीन घर के बाहर सो रहा था, लेकिन उन तीनों बहनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वे डरी हुई थी, लेकिन यह डर उनके लिए नया नहीं था। परछाई कौन थी? क्या यह कोई संकेत था या फिर कोई? राधा ने हिम्मत करके दरवाजा थोड़ा और खोला, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। हवा की सरसराहट में एक अजीब सी सिहरन थी। तीनों बहनें दरवाजे पर खड़ी होकर इधर उधर देखने लगीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन वे उस घसीटने के निशान को साफ देख सकती थीं, जो आंगन से होते हुए घर के पीछे के जंगल की ओर जा रहे थे। पूनम डर के मारे राधा का हाथ कसकर पकड़ ली। सीमा की सांसें तेज हो गई थी। राधा ने इशारे से दोनों को चुप रहने को कहा और धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनकी आंखें हर कोने में किसी भी हरकत को तलाश रही थीं। कमला अभी भी अपने कमरे में सो रही थी, शायद इस बात से अनजान कि घर के बाहर कुछ अजीब घट रहा था। रामदीन बरामदे में पड़ा था, जैसे उसे किसी ने झकझोर कर सोने पर मजबूर कर दिया हो। तीनों बहनें घर के पीछे के दरवाजे से होते हुए जंगल की ओर जाने लगीं। जैसे ही उन्होंने जंगल के अंदर कदम रखा, अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की टहनियां एक दूसरे से टकराने लगीं, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। पूनम की आंखों में डर था, लेकिन राधा का दिल कह रहा था कि अगर वे इस राज को आज खोल न पाई तो शायद फिर कभी न खोल सकें। निशान धीरे धीरे और गहरे होते जा रहे थे। तीनों बहनें उनके पीछे पीछे आगे बढ़ती रहीं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें जमीन पर एक अजीब चीज दिखी, पुराने फटे चिटे कपड़े जिन पर खून के धब्बे थे। सीमा घबरा गई और पूनम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन राधा अब और भी चौकन्नी हो चुकी थी। तभी अचानक पास के एक झाड़ी से किसी के भारी सांस लेने की आवाज आई। तीनों बहनें डर के मारे वहीं रुक गई। उनके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि उन्हें लग रहा था कि वे इस डर से बेहोश ही न हो जाएं। राधा ने धीरे धीरे झाड़ी की ओर कदम बढ़ाए। वहां कुछ हिल रहा था। उसने कांपते हाथों से झाड़ी के पत्तों को हटाया और देखा। उनके सामने एक आदमी पड़ा था, अधमरा, लहूलुहान, कपड़े फटे हुए और चेहरा ऐसा जैसे वह कई दिनों से कुछ खाए पिए बिना तड़प रहा हो। उसकी आंखें आधी खुली हुई थी और उसके होंठ सूखे हुए थे। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि समझ नहीं आ रही थी। पूनम डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन राधा ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस आदमी के करीब गई। उसकी सांसें कमजोर हो रही थी। उसने धीरे से अपने कांपते हुए हाथ से राधा का हाथ पकड़ने की कोशिश की और बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, बचा लो, वो आ रहा है। राधा की आंखें फटी की फटी रह गई। पूनम और सीमा भी सिहर उठी, लेकिन सवाल यह था कि वह कौन था जो आ रहा था
और ये आदमी कौन था? क्या ये कोई पहचान का था या फिर कोई अजनबी? जंगल की सिहरन भरी खामोशी के बीच अचानक पेड़ों के पीछे से किसी की हल्की हल्की परछाई दिखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ध्यान से उन्हें देख रहा हो। राधा ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पूनम और सीमा डर के मारे उसके पीछे सिमट गई। घायल आदमी की हालत तेजी से बिगड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी घबराहट थी, जैसे उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा हो। वह बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके होंठ बस हल्के हल्के हिल रहे थे। तभी झाड़ियों के पीछे से हल्की सरसराहट सुनाई दी। किसी के कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी, जैसे कोई बहुत धीमे धीमे लेकिन भारी कदमों से उनकी ओर बढ़ रहा हो। राधा ने पूनम और सीमा का हाथ कसकर पकड़ा और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उनके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि लग रहा था कोई पास खड़ा होकर उन्हें सुन सकता है। अचानक घायल आदमी के चेहरे पर भय की लहर दौड़ गई। उसने कांपते हुए अपना हाथ राधा की ओर बढ़ाया और बहुत धीमे से फुसफुसाया, भागो। इतना सुनते ही राधा को जैसे झटका लगा। वह समझ नहीं पाई कि ये चेतावनी किसके लिए थी, लेकिन उसे महसूस हो गया था कि अब यहाँ एक पल भी रुकना खतरनाक हो सकता है। वह जल्दी से सीमा और पूनम को लेकर पीछे हटने लगी, लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से एक साया निकला, लंबा, दुबला, पतला, लेकिन उसकी चाल कुछ अजीब थी, जैसे वह हवा में तैर रहा हो। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी वे आंखें अंधेरे में भी जलती हुई लग रही थीं। तीनों बहनें जड़ हो गई, न बोल पा रही थीं, न हिल पा रही थीं। पूनम की आंखों से आंसू बहने लगे और सीमा का पूरा शरीर कांपने लगा। राधा ने हिम्मत जुटाकर एक कदम पीछे लिया, लेकिन तभी वह साया रुक गया। कुछ क्षणों तक भयानक खामोशी छाई रही। हवा एकदम थम चुकी थी। साई ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, जैसे उन्हें ध्यान से देख रहा हो। फिर अचानक वह आदमी जो जमीन पर अधमरा पड़ा था तेजी से कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई और उसके शरीर ने झटके खाने शुरू कर दिए। राधा और उसकी बहनें चीख भी नहीं पाई। उनके सामने जो हो रहा था वह उनकी समझ से परे था। अधमरा आदमी जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और वह साया अब धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगा। उसकी लंबी काली उंगलियां आदमी के चेहरे की ओर बढ़ने लगीं। राधा ने अचानक हिम्मत जुटाई और पूनम व सीमा का हाथ पकड़कर तेजी से भागने लगी। लेकिन उनके कदम अभी 3 बार ही पड़े थे कि जंगल में चारों तरफ एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, जैसे कोई जोर से हंस रहा हो, लेकिन उस हंसी में दर्द था, गुस्सा था और एक भयानक डरावनी गूंज थी। जंगल का रास्ता बहुत अंधेरा था, लेकिन तीनों बहनें बिना कुछ देखे बस भाग रही थी। पीछे से वो अजीब आवाजें तेज होती जा रही थी। अचानक पूनम का पैर किसी चीज से टकराया और वह जमीन पर गिर गई। राधा और सीमा ने उसे उठाने के लिए मुड़कर देखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, उनकी आंखों के सामने जो था उसने उनके शरीर का खून जमा दिया। पीछे वो घायल आदमी अब नहीं था। उसकी जगह वही साया खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी लंबी उंगलियां उनकी ओर बढ़ रही थीं। तभी घर की तरफ से किसी की तेज चीख सुनाई दी। यह आवाज कमला की थी। घर में कुछ हो रहा था और अब बहनों के सामने 2 ही रास्ते थे। या तो वे घर की ओर भागें और देखें कि वहां क्या हुआ है, या फिर जंगल में और आगे भागकर इस अजीब साए से बचने की कोशिश करें। लेकिन एक बात तय थी, जो भी हो रहा था वह सिर्फ एक शुरुआत थी। राधा ने बिना समय गंवाए पूनम को उठाया और तीनों बहनें घर की ओर दौड़ पड़ीं। पीछे से वह साया अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई प्रतीत हो रही, जैसे वह बस सही समय का इंतजार कर रहा हो। कमला की चीखें अब भी गूंज रही थीं और घर की ओर जाते ही एक अजीब दृश्य नजर आया। दरवाजे के पास कमला जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसके चेहरे पर डर की लकीरें खिंची थीं। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और वह किसी अनदेखी चीज को घूर रही थी। रामदीन भी घर के एक कोने में कांपते हुए खड़ा था। कमरे के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हवाएं तेज हो गई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे घर के भीतर भी और भी मौजूद हो। राधा ने तेजी से कमरे में कदम रखा और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। कमला के होंठ कांप रहे थे, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। तभी अचानक हवा में वही गूंजती हुई हंसी फिर से सुनाई दी जो जंगल में सुनी थी। बहनों का शरीर सिहर उठा।
ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उस साई की थी, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा था। कमरे में रखे सामान हिलने लगे, खिड़कियां तेजी से खुलने बंद होने लगीं और घर के कोनों से अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। कमला ने कांपते हाथों से इशारा किया जैसे वह कुछ समझाना चाह रही हो। राधा उसके पास गई और हिलाकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन उससे पहले ही कमला के चेहरे पर डर गहरा हो गया। उसकी आंखें एकदम ठंडी हो गईं और उसका शरीर अकड़ने लगा। कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें बंद हो गई। वह जमीन पर बेसुध गिर पड़ी। रामदीन हकबका गया। उसने कांपते हुए अपनी पत्नी को हिलाने की कोशिश की, लेकिन अब उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। पूनम और सीमा एक कोने में सिमटी हुई थीं। तभी घर में रखे आईने पर कुछ उभरने लगा। धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा जा रहा था। राधा की नजर उस पर पड़ी और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वहां धीरे धीरे एक संदेश उभर रहा था। मैं लौट आया हूं, अब कोई नहीं बचेगा। घर में अचानक एक ठंडी लहर दौड़ गई। दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं, छत से धूल गिरने लगी और ऐसा लगने लगा कि पूरा घर हिल रहा हो। रामदीन ने कांपते हुए कहा कि यह सब उसके अतीत का नतीजा है। उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। राधा ने घबराकर पूछा कि वह क्या कहना चाह रहा है। रामदीन की सांसें तेज होने लगीं और वह मुश्किल बोल सका कि यह सब उस भूत का किया हुआ है जो बरसों पहले इसी घर में मारा गया था। यह सुनकर तीनों बहनों का दिल दहल गया। पूनम ने कांपते हुए पूछा कि आखिर वह कौन था। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी सगी माँ का भाई। इतना सुनते ही एक तेज झोंका आया और घर की सभी लाइटें बुझ गईं। एकदम अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में एक गहरी भयानक हंसी गूंज उठी। कमरे में घना अंधेरा छा गया। हवा की सरसराहट अब और तेज हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत पूरे घर को अपनी गिरफ्त में ले रही हो। राधा, पूनम और सीमा ठंडे फर्श पर कांपती हुई खड़ी थीं। रामदीन की आवाज भर्रा गई थी। उसने कांपते हुए कहना शुरू किया कि बरसों पहले उसकी पहली पत्नी का भाई इस घर में मारा गया था, लेकिन यह कोई आम मौत नहीं थी। वह आदमी अपनी बहन यानी राधा, पूनम और सीमा की मां को बहुत चाहता था। जब रामदीन ने दूसरी शादी की और सौतेली मां कमला ने तीनों बेटियों पर अत्याचार शुरू किए, तो उसकी आत्मा इस अन्याय को सहन नहीं कर पाई। उसकी मौत एक रहस्य बन गई थी, लेकिन उसका बदला अधूरा रह गया था। अब वह वापस आ चुका था। इतना सुनते ही घरों पर हल्की दरारें पड़ने लगीं, खिड़कियां जोर से झटके खाने लगीं। कमरे के कोने में कोई साया धीरे धीरे उभरने लगा। वह लंबा था, अंधेरे से भी ज्यादा काला। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थी और उसकी उपस्थिति से पूरा माहौल ठंडा पड़ गया था। कमला का शरीर अब भी जमीन पर पड़ा था, लेकिन अब उसमें कोई हलचल नहीं थी। रामदीन कांपते हुए पीछे हटने लगा। उस साय ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और अपनी जलती आंखों से सीधे रामदीन को देखा। कमरे में गूंजती हुई हंसी अब और भयानक हो गई थी। राधा, पूनम और सीमा को जैसे लगा कि उनके पैरों में जान ही नहीं बची। उनकी मां का भाई, जिसे वे कभी मिले भी नहीं थे, अब उनके सामने खड़ा था। लेकिन सवाल यह था कि वह सिर्फ बदला लेने आया था या कुछ और भी चाहता था। अचानक घर की दीवारों से एक गहरी चीख निकली। ऐसा लगा जैसे पूरा घर दर्द में कराह रहा हो। रामदीन ने कांपते हुए राधा की तरफ देखा। उसकी आंखों में माफी की गुहार थी। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी वह साया धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। अगले ही पल घर की सारी खिड़कियां जोर से खुल गई और एक तेज झोंके के साथ रामदीन की चीख गूंज उठी। लेकिन जब हवा रुकी तो वहां नहीं था। वह पूरी तरह गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। कमरा अब पूरी तरह शांत था। तीनों बहनें डर के मारे एक दूसरे से चिपकी खड़ी थीं। पूनम की आंखों में आंसू थे, सीमा का चेहरा सफेद पड़ चुका था और राधा अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि जो हुआ वह सच था या कोई सपना। लेकिन यह सब खत्म नहीं हुआ था। अचानक कमरे की दीवार पर वही अक्षर फिर से उभरने लगे जो पहले आईने पर दिखे थे। इस बार लिखा था, यह अभी खत्म नहीं हुआ। और फिर अंधेरे में वही गूंजती हुई हंसी सुनाई दी, जो बहुत दूर से आती हुई लग रही थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कहीं बहुत पास ही थी। कमरे में पसरा सन्नाटा असहनीय हो चुका था। तीनों बहनें अब भी दरवाजे के पास सहमी हुई खड़ी थीं। उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं और सांसें इतनी तेज हो गई थीं कि उन्हें लग रहा था कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सब कुछ बिखर जाएगा। कमले का शरीर अब भी जमीन पर पड़ा था, मगर उसकी आंखें खुली थीं,
स्थिर और भावहीन। रामदीन गायब हो चुका था, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। हवा अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी, लेकिन उस शांति में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। राधा ने धीरे धीरे पूनम और सीमा का हाथ थामा और उन्हें पीछे की ओर खींचा। घर की दीवारों पर उभरे वे शब्द अब धुंधले होने लगे थे, लेकिन उनकी मीनिंग अब भी हवा में तैर रही थी। यह अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक खिड़की के बाहर कोई हलचल हुई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत धीरे धीरे वहां से गुजर रहा हो। पूनम की आंखों से आंसू बह निकले और सीमा ने कांपते हुए राधा का हाथ और कसकर पकड़ लिया। राधा की आंखें खिड़की टिक गई, लेकिन वहां कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे उसने एक कदम आगे बढ़ाया। पूनम और सीमा ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर राधा अब पीछे नहीं हटना चाहती थी। वह खिड़की के पास गई, धीरे से बाहर झांका और ठिठक गई। बाहर दरवाजे के ठीक सामने कोई खड़ा था। वह आदमी लंबा था, काले कपड़ों में लिपटा हुआ। उसकी पीठ उनकी ओर थी, मगर ऐसा लग रहा था कि वह किसी चीज का इंतजार कर रहा था। उसकी सांसें गहरी थी, जैसे वह जमीन से उठने वाली ठंड को महसूस कर रहा हो। राधा का दिल जोरों से धड़कने लगा। पूनम और सीमा धीरे धीरे उसके पीछे आ गई। उन्होंने भी बाहर झांका, मगर जैसे ही उनकी नजर उस आदमी पर पड़ी, उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाना शुरू कर दिया। राधा को महसूस हुआ कि उसकी टांगें अब उसे और सहारा नहीं दे पा रही थीं। पूनम और सीमा पीछे हट गई, लेकिन राधा की नजरें अब भी उस आदमी पर टिकी हुई थीं। उसने अपना चेहरा आधा घुमाया और एक ठंडी लहर पूरे कमरे में दौड़ गई। उसका चेहरा अधजला था। उसकी आंखें कोयले की तरह काली और गहरी थीं। होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी, जैसे उसने कुछ देख लिया हो जो बाकी किसी ने नहीं देखा। वह एक पल के लिए रुका, फिर धीरे से आगे बढ़ा, और अगले ही क्षण दरवाजा जोर से खुला। कमरे में अंधेरा छा गया। एक चीख हवा में खुल गई। फिर सब कुछ पूरी तरह से शांत हो गया।